हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। तो चलिए, आप लोगों की बहुत बड़ी डिमांड थी कि मैम फिजिकल वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो वो मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होगा, आपका EWS सर्टिफिकेट कैसा होगा, मतलब कि एक आप कहीं जाओ तो उल्लू ना बनो, इस तरीके की। तो चलिए हम आगे शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन में क्लिक कर दीजिए, और अगर पुराने हैं तो एक लाइक बनता है, वो लाइक कर दीजिए। तो चलिए आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, टू द पॉइंट, कमिंग टॉपिक। तो चलिए यहाँ पे देखिए, आपका कॉलेज अलॉट हो चुका है, वो भी कि 28 तारीख को। हाँ, अभी तक ये क्या है, साइट अभी तक कोई वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर आपका सवाल है कि मैम सेकेंड काउंसलिंग के लिए क्या करना होगा, देखिए वो एक पेपर न्यूज़ है जो मैंने लगाया था, वो हिंदुस्तान पेपर में आया था। खैर, हिंदुस्तान पेपर वाले गलत न्यूज़ नहीं छापते हैं। अगर उन्होंने ऐसा लिखा है तो प्रोविजनल नामांकन आप लोग एक बार, मैं भी करके पता कर दूंगी, लेकिन अगर आप लोग के बगल में कॉलेज है, अगर आप जा सकते हो तो एक बार प्लीज़ जाकर पता कर लीजिए, क्योंकि एडमिशन आपको लेना है, भविष्य आपको वहाँ जाकर बनाना है। तो मैं आपको बस इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, एक बार जाकर खुद से ही पता कर लीजिए। हो सके तो मुझे भी बता दीजिए, मैं भी कंफर्म हो जाऊँगी। बाकी मैं कॉल करके तो देखूंगी, लेकिन थोड़ी मेहनत तो आप भी कर रहे हो, तो अपने लिए तो कम से कम मेरे लिए ना सही, खुद के लिए कर लो। तो जाके एक बार पता कीजिए कि हाँ क्या होने वाला है। उनको एक बार पेपर का लुक्स दिखाना कि हाँ ऐसे ऐसे पेपर्स में आया था, तो देखिएगा। खैर, क्या सच्चाई है वो आपको कल ही अब पता चलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, 28 अक्टूबर का काउंसलिंग हो गया, फिर 5 नवंबर तक आपको फ़ी पेमेंट करने का ये डेट दिया है। 6 नवंबर को फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट निकलेगा। यहाँ पे देखिए चक्कर क्या होता है कि फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट का मतलब क्या है वो जान लीजिए। फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट का मतलब ये लिस्ट हुआ कि बहुत सारे बच्चे कॉलेज छोड़ देंगे, बहुत सारे बच्चे का काउंसलिंग नहीं होगा, या कुछ भी प्रॉब्लम होगा, कभी फ़ी नहीं पे कर पाएंगे, या सेकेंड काउंसलिंग कर देंगे, या अपग्रेड कर देंगे। तो यही फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट आएगा, जो लेंगे उनका आएगा, और जो कॉलेज बचेगा उसके बाद आपको किया जाएगा। तो कब किया जाएगा वो जान लीजिए। तो फिजिकल वेरिफिकेशन आपका 9 तारीख से लेकर 12 नवंबर तक होगा, फिर 23 तारीख से 25 नवंबर तक आपका मतलब दो शिफ्ट में होगा। तो इस तरीके से कुछ ऑनलाइन ऐसा स्लिप मिलेगा, या बताया जाए आपका वो दिख रहा है कि प्रोविजनल नामांकन भी ले सकते हैं, तो वहाँ भी जाकर ले सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं हम आगे। मैं आपको फिर से एक बार कुछ और बता दूं। चलिए, आपके कॉलेज के अंदर इतनी सारी BEd, बिहार BS CET काउंसलिंग पार्टिसिपेट इंस्टीट्यूट्स, यानी कि इतनी सारी इंस्टीट्यूट आपके कॉलेज के अंदर आती है। आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी जयप्रकाश है, मुंगेर है, नालंदा है। खैर, इनको बताने या कुछ नहीं, बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। तो चलिए, इसको भी आपने जान लिया। अब हम चलते हैं यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। तो अगर आपने बिहार BEd CET का एडमिट कार्ड नहीं रखा है तो ये आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तो ये एडमिट कार्ड लगेगा, रिजल्ट रहेगा। अगर आपने रिजल्ट नहीं डाउनलोड किया है तो कोई बात नहीं, आपको अलॉटमेंट जब आप काउंसलिंग के लिए जा रहे होंगे तो एक मार्क्स का आपको मिला होगा, उसका भी स्क्रीनशॉट लिया होगा ना, या अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर भी अगर आप रखे हुए हो तो वो भी काम आपका हो जाएगा। फिर आपको 10th का मार्कशीट लगेगा। यहाँ पे 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगेगा। इतना ही नहीं लगेगा, आपसे हो सके तो ग्रेजुएशन के लिए CLC भी मांगा जाए, यानी कि CLC। यहाँ पे ये तो इनके साइट पर ऐसा दिया हुआ था, इसलिए मैंने देखा है, क्योंकि इसमें आधी अधूरी है। मैं आपको पूरा वीडियो आप नहीं देखे तो जाकर पीछे देख सकते हैं। CLC लगेगा। फिर आपका हो सके तो वो माइग्रेशन भी मांगेगा। और रहा बात प्रोविज़नल का, तो प्रोविज़नल कभी पुराना नहीं होता है। ये नहीं कि 1 साल हो गया तो क्या पुराना हो गया, तो प्रोविज़नल पुराना नहीं होता है। वो कास्ट सर्टिफिकेट और आपका आय प्रमाण पत्र ये सब पुराने हो जाते हैं। 1 साल तक ही ये वैलिड रहता है, बाकी वैलिड नहीं रहता है। तो इसको रिन्यूअल आपको कराना पड़ता है, और कैसे कराना है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग ले लीजिएगा। फिर आपके पास एक प्रीफेस क्या होगा कि हाँ वहाँ पे क्या, ये बहुत ही ज़्यादा, और 4 फ़ोटो आप लोग रख लीजिएगा। वैसे तो मांगेंगे 2 ही, लेकिन मैं आपको खुद से कह रही हूँ कि 4 फ़ोटो रख लीजिएगा। और सब्जेक्ट का चुनाव बहुत ही ध्यान से करें। मेरी बातों को आप गौर से सुनिए, बस आपको मैं ज़्यादा समय आपका नहीं खाऊंगी, 6 मिनट से ज़्यादा। सब्जेक्ट का चुनाव बहुत ही ध्यान से करें। अगर आप सब्जेक्ट का चुनाव अच्छे से करेंगे तो आपको जाकर आगे जॉब मिलने में बहुत ही आसानी होगा। और जिस सब्जेक्ट में, देखिए ये मत जाइए, दुनिया की भीड़ पर मत जाइए। मैं वीडियो बनाती हूँ कि ये सब्जेक्ट ले लो, ये सब्जेक्ट ले लो, तो प्लीज़ मैं कहूँगी आप जिस सब्जेक्ट में पारंगत है वही सब्जेक्ट लीजिए। अगर आपको मैथ्स अच्छा लगता है तो मैथ्स लीजिए,
मुझे भी मैथ्स अच्छा लगता है तो मैं मैथ्स ही लूँगी, मुझे इंग्लिश अच्छा लगता है तो मैं इंग्लिश लूँगी। तो आप जिस सब्जेक्ट में अपना 100% दे सकते हैं, क्योंकि देखिए सब यहाँ क्वांटिटी को कोई नहीं पूछता है, क्वालिटी को पूछता है। क्वांटिटी आप में कितनी है कोई मायने नहीं रखता, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तभी आप आओगे। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तभी आते हो, वरना सुना के तो कोई भी चला जाएगा, है कि नहीं। तो इसी तरीके से क्वालिटी नहीं क्वांट आप क्वालिटी देखिए कि आप में गुण क्या है। अगर आपको इंग्लिश अच्छा लग रहा है तो इंग्लिश लीजिए, मैथ्स अच्छा लग रहा है तो मैथ्स में, जिस चीज़ में आप 100% अपना दे सकते हो, क्योंकि किसी बच्चे का जीवन बनाने आप जा रहे हो। तो इस तरीके चलिए मैं आपको एक प्रीफेस बता देती हूँ कि कैसा प्रीफेस होगा। तो ले चलती हूँ डायरेक्ट आपको प्रोस्पेक्टस पे। तो ये यहाँ पे प्रोस्पेक्टस है आपका, कि क्या प्रोस्पेक्टस में क्या क्या ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसमें क्या क्या प्रिस्क्राइब किए हुए हैं। तो चलिए ये सब हमारे काम की नहीं है, तो जो हमारे काम की है हम वहाँ पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन है, तो ये तो आपने किया ही होगा, जो होगा इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। फ़ी वगैरह भी आपका हो चुका है, फिर चयन भी हो चुका है। चलिए अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिए नोडल यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित तिथि को आपको मेरिट और प्रेफरेंस कॉलेज अलॉट तो हो गया है। अगर आप कॉलेज अलॉटेड से सहमत है तो एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आप कॉलेज अलॉट से सहमत नहीं है तो यहाँ पे देखिए इन लोगों ने पहले 4,000 रखा था, लेकिन इसको कमाकर 3,000 कर दिया गया। तो इस प्रोस्पेक्टस में ये गलत है, कोई बात नहीं, यहाँ पे 3,000 आपसे लिया जा रहा है। फिर अगर सरकारी महाविद्यालय में होगा तो आपका 25,000 रुपया वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। प्राइवेट में हुआ तो प्राइवेट के अनुसार आपको फ़ी लगेगी। फिर अगर कॉलेज अलॉटेड में आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो डीने पे क्लिक करेंगे और आप अगले काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अगले काउंसलिंग में आपको दोबारा कोई भी काउंसलिंग फ़ी नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बाई प्रूफ आपको मिल ही गया है, कोई भी काउंसलिंग फ़ी नहीं देने की ज़रूरत है। फिर अगर आप अगले काउंसलिंग में फिर से आपको उपरोक्त प्रक्रिया को दोहराना पड़ेगा, यानी कि फिर से जो जो कॉलेज, मान लीजिए कि जो जिस कॉलेज में सीट बचा रहेगा वो कॉलेज आपके सामने आएगा, वहाँ से जाकर प्रेफरेंस दे सकते हो, ऐसा इन्होंने कहा है। बाकी क्या होता है, फिर अगर आपका स्पोर्ट्स राउंड में है तो पहले आओ पहले पाओ वाला एडमिशन है। फिर चलिए आरक्षण में देखते हैं। तो इस तरीके से का कुछ आरक्षण होगा। यहाँ पे देख लीजिए कैसे 1%, 16%, ये मैं बार बार हर वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आपका समय इसमें भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। तो देख लीजिए ये आरक्षण कोटा है। फिर यहाँ पे देखिए आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को 10% की छूट दिए जाएंगे। फिर जो देखिए यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आवेदक बिहार राज्य के मूल निवासी नहीं है, बिहार राज्य के संस्थानों के आरक्षण कोटियों के लिए सीटों पर नामांकन हेतु पात्रता प्राप्त नहीं होंगे। अगर आप बिहार राज्य के नहीं हैं मूल निवासी तो फिर आप यहाँ पे पात्रता प्राप्त, यानी कि आप EWS का नहीं ले सकते हो, जनरल में आप भर सकते हो, यहाँ पे इन्होंने यही कहा है। फिर देखिए आवेदन प्राप्त ऑनलाइन जमा करने की प्रारंभ तिथि लागू बिहार सरकार द्वारा SC ST EBC WBC सूची के आधार पर आरक्षण हेतु आरक्षण, यानी कि उन लोगों को आरक्षण मिलेगा। फिर दिव्यांग को भी यहाँ पे आरक्षण मिलेगा। चलिए अब हम चलते हैं सैनिक कर्मचारी कोटा को भी यहाँ पे देखिए बस आरक्षण के लिए बताया गया है। चलिए अब प्रवेश प्राप्ति प्रवेश ये तो एग्जाम्स का है। अब चलिए हम आगे चलते हैं जो आपसे पूछा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सैनिक कर्मचारी के पुत्र पुत्री के लिए है, तो यहाँ पे इस तरीके कुछ इंटरफेस बनाना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ पे देखिए प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति SC ST के लिए, SC ST के लिए इस तरीके का प्रमाण पत्र आपको बनाना पड़ेगा। फिर है पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र, तो वो भी इस तरीके के लिए आपको बनाना पड़ेगा। तो एक बार आप लोग प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं, और नहीं तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उस साइट से भी जाकर आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए निवास प्रमाण पत्र है यहाँ पे, यानी कि आप जो रहते हैं वहाँ का प्रमाण पत्र भी आपका होना चाहिए। तो प्रमाण पत्र वहाँ पे संख्या लिखा होना चाहिए, दिनांक लिखा होना चाहिए, किसके पुत्री हैं, कौन पिता हैं आपके, इस तरीके का आपका दिखाना चाहिए, अस्थायी है या स्थायी है, और आपका हस्ताक्षर रहना चाहिए, पदनाम रहना चाहिए, मुहर रहना चाहिए। तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस होगा, इसलिए आप लोग बेवकूफ़ ना बनिएगा। जो मैं दिखा रही हूँ इसी टाइप का कुछ इंटरफेस आपके पास सर्टिफिकेट होगा, यही काम करेगा। फिर प्रमाण पत्र का प्रारूप भी होना चाहिए, दिव्यांग है तो आपके पास। फिर यहाँ पे देख लीजिए इतना है सब, अपना क्राइटेरिया एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आप कॉल करके पूछना चाहते हैं तो ये देख लीजिए, ये
सॉरी, यहाँ पे नोडल ऑफिसर सबका नाम अगर आप नहीं जानते तो ये नाम है। तो इसी के साथ प्रोस्पेक्टस खत्म हो गया। आप अगर सेकेंड काउंसलिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो वो 1 दिसंबर को होगा, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, आराम से रहिए। सेकेंड काउंसलिंग वाले अब दिसंबर में ही आपका कुछ होगा, यानी कि नेक्स्ट मंथ। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आई होप कि आपका दिन मंगलमय हो।